हेलो फ्रेंड। एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी बीपीएससी तथा सीडीपीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम मेहनत करके अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। इसमें गलती होने की संभावना काफी कम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जो पिछले एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स है उसका एक 5 से 6 सीरीज में मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसी सीरीज का जो पहला सेट है वो आपके साथ मैं आज डिस्कशन करूंगा। ये है पहला टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत क्या है कि जो उत्तर प्रदेश के जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड है यहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करना है। इसके लिए क्या है कि जो मध्य प्रदेश की जो केन नदी के जो एक्स्ट्रा वाटर है, अतिरिक्त जल है, उसको उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी में ट्रांसफर करने की बात कही गई है। इसके लिए 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा एक दोहन बांध बनाने की बात कही गई है, जो कि 230 किलोमीटर लंबी नहर का भी इसको निर्माण होगा, जिससे कि उस आसपास के जो क्षेत्र है उस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। तो दोहन बांध आप लोग याद रखिएगा, दोहन बांध जो है वो केन बेतवा लिंक परियोजना से ही संबंधित है। इसके साथ साथ यहाँ पे 103 मेगावाट का जो पनबिजली जो होगा वो इससे मिलेगा, तथा 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा भी इससे मिलेगा। इससे एक फायदा ये है कि जो मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ जो जिले हैं तथा उत्तर प्रदेश के बांदा होगा, महोबा हो गया, झांसी हो गया, यहाँ पे इसकी सिंचाई की सुविधाएं इससे प्राप्त होगी। साथ साथ 10.6 लाख जो वर्ग किलोमीटर में, हेक्टेयर में इसकी सिंचाई की सुविधाएं कराया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है केन बेतवा लिंक परियोजना। सेकंड है मेकादातु जलाशय परियोजना। तो ये है कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पे बनाया जा रहा है, जिसका कि तमिलनाडु द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसमें यह है कि कावेरी नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, पुडुचेरी हो गया। तो इसके लिए एक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि इससे मेटा मेके डाटू जलाशय परियोजना बनाने से उसको कम पानी मिलेगा। इसका पर्पस क्या है मेका डाटू जलाशय परियोजना बनाने का? इससे बेंगलुरु और इसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पर पीने के पानी हेतु स्टोरेज करने की बात कही गई है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा कावेरी नदी पे बनाया जा रहा है। अब एक कस्तूरी रंजन समिति, ये है जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से उसके कंजर्वेशन के लिए सुझाव देने के लिए कस्तूरी रंजन समिति का गठित किया गया था। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की इन्होंने रिकमेंडेशन किया गया। लेकिन इस रिकमेंडेशन के बाद कर्नाटक के द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि संवेदनशील क्षेत्र घोषित होने से वहां के जो आसपास के लोग हैं उनका आजीविका पे काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कस्तूरी रंगन कमेटी। हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किससे संबंधित है। अब थोड़ा हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये जान लें कि यहाँ पे 6 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इसका तो टोटल एरिया हो गया 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर। 30% से अधिक भाग पे यहाँ फॉरेस्ट है। अब है कैंपा कोर्स। ऑलरेडी मैंने टेस्ट सीरीज में भी इसमें डिस्कशन ऑलरेडी किया था। इसमें होता है कि जो उद्योग के द्वारा अपने व्यावसायिक परियोजना के लिए जो वहाँ के जो वन भूमि होते हैं उसको जो नष्ट होता है उसके लिए पर्यावरण मुआवजा के रूप में दिया जाता है, वसूली किया जाता है। ताकि आप लोग देखते हैं कि जहाँ भी उद्योग धंधे या जो खनिज लवण पाए जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो ट्राइबल्स लोग हैं वो रहते हैं। तो उनके आजीविका पे, उनके जनजीवन में काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी के लिए मुआवजे के रूप में जो उद्योग धंधे करने वाले जो उद्योगपति होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। तो अभी देखते हैं सबसे अधिक जो कैंपाकोस में जो राशि दी गई है वो छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा को ट्रांसफर किया गया है। तो कैंपाकोस काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता किससे संबंधित है। दूसरा है प्रोजेक्ट रिहैब। रिहैब मतलब हो गया रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी, माने मधुमक्खी की सहायता लेके जो हाथी मानव में जो संघर्ष हो रहा है उसको कम से कम करना। इसमें क्या किया जाता है कि जहाँ पे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पे मधुमक्खी का घरा रखा जाता है। जब भी वहाँ पे हाथी के आने की संभावना होती है, मधुमक्खी को
अलर्ट कर दिया जाता, हुड़का दिया जाता, जिससे कि वो हाथी को हाथी उससे डर से भाग जाता है। इससे क्या होता है कि हाथी मानव जो संघर्ष होता है काफी हद तक कम हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि असम में ही 2014 से लेके 19 तक 5 सालों में 322 लोगों की मृत्यु हाथी मानव संघर्ष में हो चुका था। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट रिहैब है, इसको कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में कुछ स्थानों पे इसका प्रोजेक्ट स्तर पे इसका उपयोग किया गया था, जिसको काफी सफलता मिली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए असम में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा प्रोजेक्ट रिहैब जो असम में स्टार्ट किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। अब है कि फिन बीबर पक्षी जो लुप्त प्राय घोषित हो चुका है। तो फिन बीबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में है। आईसीयू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा नो श्रेणी में जो नो श्रेणी इसमें होते हैं। इसमें पहला तो हो गया विलुप्त हो गया, दूसरा है कि वन में विलुप्त, मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट एरिया से विलुप्त हो चुका है। तीसरा है अति संकट है, तीसरा है संकट ग्रस्त है, फिर वर्नरेबल हो गया, फिर संकटपट मतलब नियरेस्ट टू थ्रेटेन उसका लाइफ पे होता है। तो इसमें एक फिन बीबर जो पक्षी है इसको लुप्त प्राय घोषित किया गया है। ये फिन बीबर पाया कहाँ जाता है, तो भारत और नेपाल के बीच में जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी है वहां पे पाया जाता है। और स्टेट वाइज हमें देखते हैं तो उत्तराखंड है, वेस्टर्न यूपी हो गया, असम के कुछ इलाकों में फिन बेबर पक्षी पाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। एक ही बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे लोअर जो बंगाल टाइगर है वो देखा गया है। काफी दिनों से यहाँ पे नहीं देखा जा रहा था। ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो आपको मिलेगा जो पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी भाग है, जहाँ पे भूटान और असम का बॉर्डर मिलता है, वहां पे बुक्सा टाइगर रिजर्व है। तो ये थोड़ा याद रखिए, पूछा सकता है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। अब टाइगर के संरक्षण से संबंधित 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट किया गया था, आप लोग इसको याद रखिए। साथ साथ जो 13 देश में जहां के टाइगर पाया जाता है उसको सभी मिलके तो उसको कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ये 2008 से है। इसमें लगभग 13 देश शामिल है, उसमें एक इंडिया भी है। आप लोग थोड़ा इसको भी याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछा जाए। अब है कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। इसमें कहा गया कि जो वोटर आई कार्ड है उसको आधार के साथ लिंक करना है। वोटर आई कार्ड अभी हम लोग पैन आधार कार्ड लिंक कर रहे थे, उसी अनुसार जो वोटर आई कार्ड है और आधार कार्ड को भी लिंक करना है। इसमें जो चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 है, इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अभी तक जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते, चुनाव के समय जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि आर्म्स आर्मी के फोर्सेस हो गए हैं, जो भारत के बाहर जो तैनात जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको तथा उनकी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से पोस्टर बैलेट के द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का अधिकार था। मतलब पोस्टर बैलेट के द्वारा जितने भी आर्म फोर्सेस के जितने भी लोग तैनात थे, उनको उनकी पत्नी को, साथ साथ जो भारत के बाहर जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी, जितने भी फॉरेन अफेयर्स के जो जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनको पोस्टल बैलेट से वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन इसमें पत्नी की बात कही गई थी, जिसमें अगर पत्नी जॉब करती है तो पति को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये जो संशोधन विधेयक है, इसमें पत्नी के जगह पे जीवन साथी का प्रयोग किया गया है। जीवन साथी का मतलब है कि अगर पत्नी भी जॉब करती है वहां पे, अगर पति नहीं जॉब कर रहे हैं तो पति को भी वहां पे पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट देने का राइट होगा। तो ये चुनाव संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। इसमें कुछ प्रोविजन है जो आप लोग याद रखिए। ये बैलगाड़ी दौड़, तो बैलगाड़ी और 30 स्टेट से संबंधित ये पूछा जा सकता है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आप लोग इसको याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोरोना कारण बहुत दिनों से ये बैलगाड़ी दौड़ जो था वो स्थगित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको फिर से आयोजित करने की अनुमति दी गई। इसमें एक रीजन ये भी होता है कि जो
ये इस तरह का दौड़ आयोजित करने से पशुओं के ऊपर उत्पीड़न होता है, क्रूरता होता है। तो इसके लिए एक एक्ट है जो कि हो सकता है आपसे पूछा जाए, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1907। इसमें कहा गया कि अनावश्यक पीड़ा और जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। अब एक है कि ई छावनी पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इस छावनी पोर्टल क्या है कि जितने भी देश भर में 62 छावनी बोर्ड है, वहाँ पे 20 लाख से अधिक जो निवासी है उनको ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना है। आप लोग याद रखिए कि जो 62 छावनी बोर्ड है, यहाँ पे जो गवर्न जो होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही इसका होता है। आप लोग याद रखिए, पूछा सकता है इस छावनी बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। तो ई छावनी पोर्टल है कि छावनी बोर्ड में जितने भी लोग रहते हैं उनको ऑनलाइन नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। यह है अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन पहले तो पूछा किससे संबंधित है, तो ये नीति आयोग से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिए, ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो जितने भी इनोवेटिव वर्क है तथा उनको इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ही अटल नवाचार मिशन स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है कि जितने भी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है तथा उद्योगों में नवाचार, इनोवेटिव तथा उद्यमिता का वातावरण तैयार करना। इनोवेटिव एवं उद्यमिता का इसका मेन जो थीम है नवाचार एवं उद्यमिता। तो जितने भी स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर है, जितने भी उद्यम है, एक उद्योग है, वहां पे नवाचार और उद्यमिता का वातावरण, इन्वायरमेंट तैयार करना है। अब यह है कि एक है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। पूछा सकता है किससे संबंधित है, तो ये भी नीति आयोग से संबंधित है। ये अटल नवाचार मिशन है, इसके तहत ही एक अटल जो नवाचार मिशन है, इसको अटल इनोवेशन मिशन भी हम लोग बोलते हैं। इसके तहत ही वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें क्या है, कहा है कि देश भर में जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेटिव आइडिया है, उसको सशक्त करना है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखिए कि वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम भी नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही संचालित है। अब है आस्पा। काफी एक टर्म है, इसको समझने की आवश्यकता है। यह है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। ये है कि अभी इसलिए फेमस है कि ये इसको नागालैंड में अगले 6 माह तक नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ये 1958 से ही जो नागालैंड में ये आस्पा के अधीन रहा है। ये आस्पा है क्या, इसमें है कि 1958 से ये अधिनियमित की गई है। जितने भी अशांत क्षेत्र है वहाँ पे जो आर्म फोर्सेस है उसको स्पेशल राइट दिया गया है। वहाँ इसको अधिकार होता है कि किसी को शक के आधार पे वहाँ पे छानबीन कर सकता है, अगर जरूरत पड़ने पर उनको गोली भी मार सकता है। तो ये सब कुछ राइट दिया गया है जिसको कि मानवाधिकार आयोग हमेशा इसका विरोध करते आया है। तो अभी एक पूर्वोत्तर के जो 4 स्टेट है, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लागू है। साथ साथ जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे भी लागू है। तभी 5 स्टेट में ये लागू है। ये जीवन रेड्डी कमेटी एक गठित की गई थी जिनको रिकमेंडेशन था कि आस्पा को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अभी बनाए रखे हुए है क्योंकि कुछ एरिया में भी अशांत है। एक है अगर जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा जो परिसीमन आयोग जो गठित की गई थी उसका रिकमेंडेशन आया है। ये जो जम्मू कश्मीर के जो परिसीमन आयोग जो गठित की है वो रंजना देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसके लिए 7 अतिरिक्त विधानसभा सीटें की सिफारिश की गई। इन 7 सीट में जो 6 होंगे वो जम्मू के लिए होंगे और एक है जो सॉरी एक है वो कश्मीर के लिए होगा। तो ये याद रखिए कि जम्मू कश्मीर हेतु जो परिसीमन आयोग है उसके अध्यक्ष रंजना देसाई है, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया कि 7 जो अतिरिक्त जितने भी विधानसभा सीट है उसके अतिरिक्त 7 विधानसभा सीट और घोषित होंगे, 6 जम्मू के लिए और 1 कश्मीर के लिए। अब एक लोकपाल ऑनलाइन एक टर्म है, ये है कि जो
पाल के जो अध्यक्ष है पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, उनके द्वारा शिकायतों के प्रबंधन के लिए, शिकायतों के मैनेजमेंट के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू किया गया। तो ये पूछा जा सकता कि लोकपाल ऑनलाइन क्या है, तो ये है कि जितने भी शिकायतें मिलती है उसको डिजिटली तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। अब सुशासन गुड गवर्नेंस सूचकांक 2020-21 स्टार्ट किया गया। तो आप लोग याद होगा कि जो 25 दिसंबर जिस दिन क्रिसमस डे होता है, उसी दिन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पे ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स स्टार्ट किया, वो जारी किया गया था। ये जो जारी करता है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग करता है। आप लोग इसको याद रखिए, इसमें हो सकता क्वेश्चन आए कि सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। इसमें 10 एरिया है जहां पे इस पे आंकड़ा इकट्ठा करके रैंकिंग दिया जाता है। तो पहला स्टेट है वो गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा है। आप लोग इसको याद रखिए। पूछा सकता कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहला स्टेट कौन सा है, तो वो गुजरात है। अब एक टर्म है इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो ये है कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये चलाया जाता है, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। अब जो राष्ट्रीय जल विकास परियोजना के द्वारा चलाया जाता है, तो ये है क्या, तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित है। ये राष्ट्रीय जल परियोजना 2016 से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर 100% जो इक्विटी शेयर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो ये राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है, वो 2016 से स्टार्ट किया गया था केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अब एक स्माइल योजना क्या है, स्माइल का हो गया जो सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। तो ये जो स्टार्ट किया गया था केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। जो रोड पे जो भीख मांगने वाले जो होते हैं, बेगर्स होते हैं, उनका पुनर्वास के लिए तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सहायता के लिए स्माइल योजना स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या कि उनके जो मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, आश्रय, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब पूरा करने के लिए ही स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बेगर्स और ट्रांसजेंडर को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया। तो आप लोग याद रखिए स्माइल योजना क्या है। ये अब है सी इज द चेंज मेकर कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उनके द्वारा पॉलिटिक्स में, राजनीति में महिलाओं को अखिल भारतीय क्षमता निर्माण के लिए ही सी इज द चेंज मेकर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो इस तरह याद रखिएगा कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को इन्वॉल्वमेंट के लिए, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सी इज द चेंज मेकर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक है वो भी नीति इंडिया में देखें तो नीति आयोग के द्वारा ही यहाँ पे लागू किया जाता है। ये क्या है कि नीति आयोग को जो हेल्प करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी हेल्प किया जाता है, लेकिन जो इंडिकेटर जो जारी किया करता है वो नीति आयोग करता है। इसका मेन पर्पस है कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे जो उनके स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उनको मजबूती प्रदान करना तथा सर्विस प्रोवाइडमेंट को सुधार के लिए प्रेरित करना है। तो जो इसमें जो 3 स्टेट को जो रैंकिंग दिया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें पहला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा असम है, तीसरा है तेलंगाना। ये तीनों स्टेट ने काफी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब एक टर्म है कोन्याक जनजाति। कोन्याक जो ट्राइबल्स है उस पर कुछ हाल में ही इस पे कुछ लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो इसी कारण काफी फेमस है। तो पूछा जा सकता है कि कोन्याक जो जनजाति है वो किस स्टेट से संबंधित है, तो ये नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड में सबसे जो मेन योद्धा के रूप में काम करता है लड़ाकू जनजाति है। इसके बारे में ये है, आप लोग थोड़ा याद रखिए कि पारंपरिक जो फसल महोत्सव उनके द्वारा लाओ ओंग मो सितंबर तथा अगस्त तथा सितंबर माह में मनाया जाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन इससे आए, तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। अब है अटल रैंकिंग 2021। तो अटल रैंकिंग किससे संबंधित है और कौन जारी करता है,
तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा मंत्रालय, इसको मानव विकास मंत्रालय भी बोला जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनोवेशन अचीवमेंट पर जारी किया जाता है। जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनमें क्या इनोवेशन अचीवमेंट हुआ है उस पर ये अटल रैंकिंग 2021 जारी किया जाता है। पहला 3 स्टेट देखते हैं तो आईआईटी मद्रास पहला नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, तीसरा नंबर पे आईआईटी दिल्ली है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो जितने भी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है उसमें पहला यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को पहला रैंक दिया गया है, शीर्ष स्थान दिया है अटल रैंकिंग 2021 में। अब एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अभी टोटल इंडिया में ये यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसमें अब तक भारत के 14 सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया, आप लोग याद रखिए 14। अभी जो हाल में ये जो 2021 में जो इसको शामिल किया गया है वो है कोलकाता की दुर्गा पूजा। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को 14 इंडिया के 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन इससे आए। अब है कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2021 जारी किया जाता है। ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी किया जाता है। ये वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब क्या है? ये पेरिस स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिक्स है उसके द्वारा, उसके तहत ही वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब काम करता है और इसी के द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब या पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई भी अगर आएगा तो वो दोनों में कोई आंसर सही हो सकता है। तो उनके द्वारा ही विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। इसमें जो इन असमानता होता है उसके बारे में सटीक डेटा वो उपलब्ध कराती है। इसके तहत हम लोग देखते हैं कि जो आय एवं संपत्ति की जो असमानता होती है, व्यक्तिगत संपत्ति और सरकार की जो संपत्ति है, देश सभी प्रकार के देशों के बीच जो असमानता है, जितने भी महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट के बीच जो असमानता होता है, उसमें सभी के बारे में डिटेल से ये आंकड़ा विश्व असमानता रिपोर्ट में जारी किया जाता है। अब है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट, तो इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इस बार जो 2021 का जो रिपोर्ट है उसमें चेतावनी की गई है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई, विशेषकर जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश है वहाँ मलेरिया तेजी से फैल सकता है। तो थोड़ा देखिए इस बार जो मेन रिकमेंडेशन है वो मलेरिया के ऊपर कंसंट्रेट किया गया है, तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। अब शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि हाल फिलहाल ही होने वाला है, इसके लिए बीजिंग में एक आयोजित हो रही है। इसमें जो बीजिंग जो चीन की राजधानी है वहाँ पे आयोजित हो रही है। इसमें कि काफ़ी देशों ने इसका बहिष्कार करने का निर्णय किया गया, राजनयिक रूप से, न कि खेल में वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन राजनयिक डिप्लोमेट रूप में इसको बहिष्कार करने का किस लोगों ने इसका निर्णय लिया। इसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। अब चाबहार बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया इसके थ्रू चाबहार बंदरगाह तरफ को ही पूरा जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में अपना व्यापार को बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिसंबर 2021 में भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच ट्रायरल त्रिपक्षीय एक कार्य समूह का बैठक हुआ था। इसमें कहा गया है कि इस बंदरगाह के जो चारों ओर जो परिवहन गलियारा का निर्माण किया जाएगा। ये जो चाबहार बंदरगाह है वो ईरान में है, आप लोग याद रखिएगा, ईरान में है। इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, जो कि इससे कि अफगानिस्तान के साथ साथ जितने भी सेंट्रल एशिया के जो देश है वहाँ तक अपने निर्यात में उसको वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ से जब इंडिया फिलहाल जो निर्यात कर रहा है वो लॉ है, चीनी है तथा चावल है। इसमें भी जो बेहिस्ती टर्मिनल है वो रणनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ये आप लोग याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि बेहिस्ती टर्मिनल किससे संबंधित है? वो चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है उससे संबंधित है। अब एक अभ्यास है पैनेक्स 21, पैनेक्स एक अभ्यास है वो किससे संबंधित है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि ये जो नई जो बिस्टेक जिसमें 7 देश है, यहाँ पे उनको मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास के रूप में एक अभ्यास पूर्ण कार्यक्रम के रूप में पैनेक्स एक स्टार्ट किया गया। तो पैनेक्स आप लोग याद रखिएगा, जितने भी बिम्स्टेक देश है वहाँ पे मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम चलाने के लिए
एक पूर्वाभ्यास के रूप में नई दिल्ली में पेनिक्स 21 आयोजित किया गया है। अब ये है कि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भारत के जो राष्ट्रपति है वो बांग्लादेश की यात्रा पे गए हैं, यहाँ वहाँ के राष्ट्रपति के निमंत्रण पे। अभी बांग्लादेश का 50वें विजय दिवस मनाया गया जिसमें कि उन्होंने भाग लिया है। इसमें जो भारत के राष्ट्रपति तथा बांग्लादेश के राष्ट्रपति के द्वारा जो बैठक हुई थी उसमें संयुक्त रूप से यह घोषणा में कहा गया कि भारत में जो हल्दीबाड़ी है तथा बांग्लादेश में जो चिल्हाटी है वहाँ पे नई रेलवे लिंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में हल्दीबाड़ी तथा बांग्लादेश में चिल्हाटी के बीच नई जो रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया है। साथ साथ जो भारत और आसियान के बीच में जो एक त्रिपक्षीय राजमार्ग निर्माण जो करना है, क्योंकि भारत, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है, इसमें भी बांग्लादेश के द्वारा इसमें भागीदारी के प्रति उत्सुकता व्यक्त किया गया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट है जो कि एग्रीमेंट के रूप में यहाँ पे घोषणा के रूप में शामिल किया गया है भारत के राष्ट्रपति के बांग्लादेश जाने पे। अब एक है बारबाडोस जो कैरेबियन कंट्री है जिसको हम लोग क्रिकेट में वेस्ट इंडीज टीम के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे बारबाडोस जो कैरेबियन कंट्री है, यहाँ पे पहली बात गणतंत्र की, सबसे नया जो गणतंत्र है यहाँ। अब तक क्या था कि वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको भी अपना महारानी घोषित किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल वहाँ पे पहले राष्ट्रपति के रूप में सेंड्रा मेसन के द्वारा शपथ लिया गया है। तो इस यहाँ के राष्ट्रपति होते वो चुने गए, इसलिए यहाँ पे गणतंत्र, सबसे नया गणतंत्र कौन है तो बारबाडोस है। एक अभ्यास है एक्कुबेरिन अभ्यास, पूछा जा सकता किससे संबंधित है, तो ये भारत एवं मालदीव के बीच जो सैनिक अभ्यास है उसको एक्कुबेरिन अभ्यास के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ जो करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहला सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बेल बटन अगर अब तक एक क्लिक नहीं किया तो कृपया क्लिक कर लीजिए क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।